हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी कल। चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। आज ये दूसरी क्लास है भैया, तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो मैंने आपसे कहा था कि मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र कहा जाता है। और मानव शरीर का ढांचा किससे बना हुआ होता है? तो मानव शरीर का ढांचा बना हुआ होता है बोन्स से, यानी कि अस्थियों से। किससे? अस्थियों से। इसलिए इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो अस्थियों से बना होता है, हड्डियों से बना हुआ होता है। देखो होगा, एक दुबला पतला सा लड़का रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अरे यार, तू तो पूरा कंकाल हो रहा है कि नहीं? तो मानव शरीर का जो कंकाल है वो किससे बना हुआ होता है? वो हड्डियों से, वो अस्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। सभी अस्थियां, सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक अडल्ट यानी कि एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। ये सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, सिर्फ एक अस्थि को छोड़ करके। उस अस्थि का नाम क्या है? उस अस्थि का नाम है हायोड, जो कि आपके गले की अस्थि है, जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान था, और उसे मैंने स्वतंत्र अस्थि का नाम भी दिया था। स्वतंत्र अस्थि से क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव शरीर की जितनी भी हड्डियां होती है, सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है उस हड्डी को छोड़ करके। इस वजह से मैंने कहा था कि वो स्वतंत्र अस्थि है। उसका नाम क्या है? हायोड। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो कंकाल तंत्र होता है ये किस जर्म लेयर से बना होता है? तो ये मेसोडर्म जो लेयर होती है उससे बना होता है भैया आपका कंकाल तंत्र। यानी कि कंकाल तंत्र का जो निर्माण होता है वो मेसोडर्म लेयर से होता है। कंकाल तंत्र का काम क्या क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे शरीर को ये कंकाल तंत्र आकार वह आकृति प्रदान करता है, आपके शरीर को एक गति प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, ये कंकाल तंत्र करता है। नंबर 4 पर मैंने आपको बताया था कि ये खनिज तत्व वह वसा का संग्रहण करता है, खनिज तत्वों में कैल्शियम और फास्फोरस का संग्रहण करता है। इसके अलावा ब्लड यानी कि रक्त के निर्माण में भी सहायक होता है कंकाल तंत्र, और आपके शरीर को ढांचा देने का काम भी करता है। कौन? कंकाल तंत्र। तो शरीर को ढांचा देने का काम करता है। बताओ। फिर मैंने आपको बताया था कि कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक मैंने आपको बताया था एक्सो स्केलेटन, यानी कि बाह्य कंकाल, और एक मैंने आपको बताया था एंडो स्केलेटन, यानी कि अंतः कंकाल, और जर्म लेयर के बारे में बताया था।
बताओ, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना भैया। इन सब के बारे में मैंने आपको कल बताया था। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ तक की कहानी हमने कर ली थी, यानी कि कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था भैया किसका, कंकाल तंत्र का। तो इसमें हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे भैया हड्डियों के बारे में। हड्डियों के बारे में जानेंगे कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। अस्थियों में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है। अस्थि क्या है, अंग है या फिर टिश्यू है। आपके शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। आपके अस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है। अस्थियों का काम क्या है, अस्थियों की संरचना कैसी होती है, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम। टेंडन क्या होता है, कंडरा जिसे कहते हो, लिगामेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसको शुरू से पढ़ा करो। ये दूसरी क्लास है, इससे पहले की क्लास 30 या 40 मिनट की क्लास थी। अगर आपने उसको नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना मेरे भाई, तभी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो बताया है ये सब पिछली क्लासों का बताया है। इन सब के बारे में मैं आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ा करके आया हूं भैया। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को भैया, बहुत अच्छी चीज बता के जाने वाला हूं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं भैया। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बोन्स के बारे में। यानी कि अस्थि के बारे में। देखो अस्थियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भैया अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है ना, जिसे आप शिशु न्यूबॉर्न बेबी कहते हो, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उस शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 300 होती है या फिर 300 से अधिक होती है। ठीक है, तो मैं शिशु लिख देता हूं। इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 300 या फिर 300 से अधिक होती है। अब जैसे जैसे ये शिशु बड़ा होता जाएगा तो ये बच्चे का रूप ले लेगा। तो बच्चे में अस्थियों की संख्या हो जाती है भैया 260 से लेकर के 270। और फिर जो अडल्ट होता है, जो वयस्क होता है, इस वयस्क में अस्थियों की संख्या होती है भैया 206। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने कहा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें अस्थियों की संख्या होती है लगभग 300 या फिर 300 से अधिक। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, बच्चा बन गया, तो उसमें 260 से 270 हो जाती है अस्थियों की संख्या। और अडल्ट जब तक वयस्क व्यक्ति होगा, वो अडल्ट, तो उसमें ये अस्थियों की संख्या 206 रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अस्थियों की संख्या घटती क्यों है। देखो भैया जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इंसान, वैसे वैसे ये बहुत सारी अस्थि आपस में जुड़ती हुई जाती है। तो एक आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अडल्ट व्यक्तियों के बारे में, अडल्ट के बारे में पूछा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क व्यक्तियों में अस्थि की संख्या होती है 206। कितनी होती है मेरे भाई, एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या होती है 206। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो 206। ठीक है, ओके। अस्थियों के बारे में अध्ययन, स्टडी, आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। देखो ओस्टियो जो शब्द है ना, ओस्टियो, ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, ये बोन्स के लिए, ये अस्थियों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ओस्टियोलॉजी। ठीक है,
तो ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप अस्थियों के बारे में अध्ययन करते हो, जिसमें आप हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हो। वैसे बहुत सारी ब्रांच है। मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था आपको एक्सीलेटरी सिस्टम। तो एक्सीलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को यूरेटोलॉजी कहा था। मैंने कहा था कि किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। कहा था ना। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। लंग्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी ब्रांच है भैया। जैसे कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी ब्रांच है जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो याद होना जरूरी है क्योंकि आगे आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे ही एक ब्रांच और है भैया, ऑर्थोलॉजी। कोई मुझे बताएगा ये ऑर्थोलॉजी क्या है? ऑर्थोलॉजी का नाम सुना है कभी आपने? ऑर्थोलॉजी ऑर्थोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अस्थियों में अगर कोई बीमारी है, अस्थियों में रोगों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों में रोगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अस्थियों से संबंधित बीमारियों के बारे में मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बताने वाला हूं। जैसे कि रिकेटस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है। ये सभी बीमारियां अस्थियों से संबंधित है। तो इन अस्थियों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो, एक्चुअली में उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है मेरे भाई ऑर्थोलॉजी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्थोलॉजिस्ट क्या होता है तो IST लग जाता है भैया। किसके पीछे? डॉक्टर के पीछे। तो ऑर्थोलॉजिस्ट होता है भैया हड्डियों का डॉक्टर। ठीक है, तो हड्डियों का डॉक्टर क्या होता है? ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताने की कोशिश करना कि हमारी जो बोन्स होती है, यानी कि हमारी जो अस्थियां होती है, ये अस्थियां भैया ऑर्गन है या फिर टिश्यू है? बताओ अस्थियां क्या होती है, ऑर्गन है या फिर टिश्यू है? गाइज मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो अस्थियां है, आपकी जो हड्डियां है वो टिश्यू है, अंग नहीं है, ऑर्गन नहीं है, याद रखना। और कौन सा टिश्यू है? तो याद रखना है भैया कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। जब हम आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे वहां पर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, उन सभी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वहां पर मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है ब्लड। आपके एग्जाम में भी पूछा गया, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें पूछा गया है। तो ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू। अभी मैं आपको एडिपोज टिश्यू के बारे में बताने वाला हूँ। ये सभी जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये सभी संयोजी ऊतक है। ये सभी कौन से ऊतक है? ये सभी संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हड्डी क्या है तो हड्डी बता देना एक टिश्यू है, एक ऊतक है। अब ये ऊतक क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि ये ऊतक क्या है? ऊतक किसे कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल को, ग्रुप ऑफ सेल को, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है, इस कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? इस कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है मेरे भाई टिश्यू, यानी कि ऊतक। ठीक है, टिश्यू किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह है ना अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो याद रखना, आपके शरीर का जो सबसे कठोर ऊतक होता है वो होता है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, बोन्स यानी कि अस्थियां, जिससे आप हड्डियां भी कहते हो। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अस्थियां क्या है, हड्डियां क्या है, तो भैया आपके शरीर का अंग नहीं है हड्डियां, एक प्रकार का टिश्यू है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह है। जब बहुत सारी कोशिका जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करती है तो उस संरचना को कहा जाता है टिश्यू। अब भैया ये टिश्यू है, इसका मतलब यह है कि भैया इसमें कोशिका पाई जाती है अस्थियों में। तो कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो याद रखना, आपकी अस्थियों में दो प्रकार की सेल यानी कि दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? एक पाई जाती है भैया ओस्टियोसाइट और एक पाई जाती है ओस्टियोक्लास्ट। एक पाई जाती है ओस्टियोसाइट और एक पाई जाती है ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोसाइट जो कोशिका पाई जाती है, ये अस्थियों के निर्माण में हेल्प करती है। ये कोशिका, ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है और ये हड्डियों की मरम्मत, रिपेयरिंग में हेल्प करती है भैया। ये फॉर्मेशन में हेल्प करती है हड्डियों की, और ये हड्डियों की रिपेयरिंग में हेल्प करती है ये कोशिका। तो दो प्रकार की कोशिका है आपकी अस्थियों में, एक है ओस्टियोसाइट और एक है ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोसाइट जो कोशिका है वो आपकी हड्डियों की मरम्मत में, ओस्टियोसाइट जो कोशिका है वो आपकी हड्डियों के फॉर्मेशन में, और ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका है वो आपकी हड्डियों के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बताओ, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बता दो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भैया। अभी तो आपके पास मौका है, एक बार मौका आया हुआ, मौका है तो मौका है, फिर मौका गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या 206 होती है, शीशों में 300 या 300 से अधिक होती है। जैसे ये बढ़ता गया तो बच्चे में 260 से 217 हो जाती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप अस्थियों के बारे में अध्ययन करते हो। ऑस्टियो शब्द है वो हड्डियों के लिए उपयोग में लिया जाता है। अस्थि में रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। अस्थियों के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट कहलाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है अस्थि। अस्थि अंग नहीं है, एक प्रकार का टिश्यू है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। अस्थियों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक ओस्टियोसाइट और एक ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो होती है ये अस्थि के फॉर्मेशन में सहायक होती है, और ओस्टियोक्लास्ट जो होती है वो अस्थियों की रिपेयरिंग में सहायक होती है। बताओ बताओ भैया, बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये अस्थियां जो होती है ना, अस्थियां ये किससे मिलकर के बनी होती है? तो ये बनी होती है CaCO3 और CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनी हुई होती है। साथ ही साथ में ओसिन प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपकी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और आपकी हड्डियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका पाई जाती है। आपके शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है? टिश्यू। टिश्यू वो भी कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। और आपके अस्थियां किससे बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनी हुई होती है। कैल्शियम के कारण ही भैया आपकी हड्डियां जो होती है वो कठोर होती है, सख्त होती है, इसमें लचक नहीं पाई जाती। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण? ठीक है।
इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आपकी अस्थियां जो होती है वो कठोर होती है, सख्त होती है, इसमें लचक नहीं पाई जाती। बोलो, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बोलो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ओके, मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे भैया हम अस्थि की संरचना, आपकी हड्डियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, अस्थियों की संरचना। बोलो भाई, आपकी हड्डी कैसी होती है पता तो होना चाहिए। देखो ध्यान से समझना, कुत्ता देखा? कुत्ता, उस कुत्ते के मुंह में कुछ इस तरीके की हड्डी होती है, और ये जो हड्डी होती है ना, बीच में से खोखली होती है मेरे भाई। ये बीच में से कैसी होती है? बीच में से खोखली होती है, ठीक है। अब देखो, इन हड्डियों के जो किनारा होता है ना, इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों तरफ इस तरीके से छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं इस तरफ, इस तरह भैया क्या पाए जाते हैं? इनमें क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से छिद्र पाए जाते हैं दोनों तरफ। क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से छिद्र पाए जाते हैं भैया आपकी हड्डियों के किनारों पर, इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है। तो इन हड्डियों को कहा जाता है छिद्रित हड्डी। छिद्रित हड्डी, अब पोर बोन भी कह सकते हो आप हिंदी में। इंग्लिश में क्या कह सकते हो? पोर बोन। क्या कह सकते हो? पोर बोन भी कह सकते हो। बोलो, क्या कह सकते हो? छिद्रित हड्डी, अस्थि, यानी कि छिद्र वाली हड्डी, छिद्रित हड्डी या छिद्र हड्डी या पोर बोन कह सकते हो, ठीक है। और इसमें होती है भैया रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो इन छिद्रित हड्डियों में, यानी कि लाल अस्थि मज्जा। क्या होता है इसमें? लाल अस्थि मज्जा होता है भैया। और ये लाल अस्थि मज्जा क्या काम करता है? तो ये ब्लड सेल का निर्माण करता है, यानी कि ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का। तो आपको तो इतना याद रखना है कि जो छिद्रित हड्डी होती है उनमें रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। और ये जो लाल अस्थि मज्जा होता है, ये याद रखना क्या करता है? ये लाल अस्थि मज्जा जो होता है ये ब्लड सेल का निर्माण करता है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन करता है। कौन? रेड बोन मेरो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये बीच वाला जो भाग है खोखला, ये बीच वाला जो आपको खोखला भाग दिखाई दे रहा है, इस खोखले भाग में होता है भैया येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो, पीली अस्थि मज्जा। इसके पास होते हैं भैया एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय उत्तक, हिंदी में कहा जाता है वसीय उत्तक, जो किसको स्टोर करने का काम करते हैं? फैट को या फिर लिपिड्स को, या हिंदी में कहा जाता है वसा को। बताओ, ये दो चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? इस तरफ दोनों तरफ किनारों पर छोटे छोटे छिद्र वाली हड्डी छिद्र पाए जाते हैं, और इनको कहा जाता है छिद्रित हड्डी या फिर पोर बोन्स, ठीक है। इनमें रेड बोन मेरो होता है, लाल अस्थि मज्जा होता है जो ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, आरबीसी वगैरह का।
बीच वाले जो खोखला भाग होता है उसमें होता है येलो बोन मैरो यानी कि पीली अस्थि मज्जा। ठीक है, इसमें एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं यानी कि वसीय ऊतक पाए जाते हैं जो फैट, लिपिड्स या फिर वसा को स्टोर करने का काम करते हैं। बताओ इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, छोटी सी बात है भैया। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो बीच का खोखला वाला भाग है इसके और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? बोन टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोन टिश्यू पाए जाते हैं। इस हिस्से पर क्या पाए जाते हैं? इस हिस्से पर बोन टिश्यू पाए जाते हैं। इस हिस्से पर क्या पाए जाते हैं? दोनों तरफ इस हिस्से पर पाए जाते हैं भैया बोन टिश्यू। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? बोन टिश्यू पाए जाते हैं। अरे मैंने कहा ना कि भैया हड्डी क्या है? एक प्रकार का ऊतक है, तो बोन टिश्यू पाया जाता है इस जगह पर और इस जगह पर। और टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो आप सभी को पता है, टिश्यू जो होता है ना, ऊतक जो होता है वो होता है भैया ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का समूह। क्या होता है वो? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह है तो इसमें कोशिका पाई जाएगी भैया इन टिश्यू में। इसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक ओस्टियोसाइट और दूसरी ओस्टियोक्लास्ट। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो कोशिका पाई जाती है ये बोन टिश्यू में ही पाई जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होती है भैया, इस वाले हिस्से में होती है ये कोशिका। तो ये सेल है भैया, ये क्या है? यही है भैया वो कोशिका। कौन कौन सी? ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इस वाले हिस्से में भी होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पर होता है? तो इस जगह पर होता है भैया, इस वाले हिस्से में होता है। इस वाले हिस्से में होता है भैया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इस वाले हिस्से में। और यहां पर भी दोनों तरफ होता है भैया, इन जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट। बताओ बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ। ये हो गई भैया आपकी अस्थि की संरचना, हड्डी की संरचना। ये हो गई भैया आपकी अस्थि की संरचना। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ बोन यानी कि अस्थि की संरचना होती है। ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना होता है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है भैया। अब ध्यान से समझो, ये जो हड्डी होती है ना, जो काम हड्डी का होता है वही काम कंकाल तंत्र का होता है। कंकाल तंत्र का कार्य मैं आपको लिखवा चुका, लेकिन यहां भी लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अस्थि का कार्य देख रहे हैं भैया, तो पहला कार्य क्या हो गया? पहला कार्य हो गया भैया कि ब्लड का यानी कि रक्त का निर्माण। तो रक्त का निर्माण किस में हो रहा है? अरे भाई रक्त का निर्माण किस में हो रहा है? इनमें रेड बोन मेरो के द्वारा, लाल अस्थि मज्जाओं के द्वारा इस ब्लड सेल्स का निर्माण किया जा रहा है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, प्लाज्मा का, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करती है? ये सभी मिलकर ब्लड का निर्माण करती है। तो मैंने आपको पहला काम बता दिया कि इस हड्डियों का पहला काम क्या है? ब्लड का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना। दूसरा इसका काम क्या है? कि वसा को स्टोर करना। और वसा को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? तो एडिपोज टिश्यू होते हैं भैया, वसीय ऊतक होते हैं, ये वसा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो देखो ये बीच वाला भाग है, इसमें येलो बोन मेरो होता है जिसके पास एडिपोज टिश्यू होते हैं, वसीय ऊतक होते हैं जो वसा को स्टोर कर रहे हैं, जो फैटी लिपिड्स को स्टोर करने का काम करते हैं।
तो पहला इसका कार्य रक्त का निर्माण यानी कि ब्लड फॉर्मेशन, दूसरा वसा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा इसका काम क्या है, कोई बताएगा? तो हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पसली पिंजरा होता है, ये रहा, ये आपका यहाँ पर सीने पर चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में यहाँ पर क्या होता है, चेस्ट में क्या होता है, पसली पिंजरा होता है, जो आगे की तरफ सीने की अस्थि, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी और पसलियों, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है पसली पिंजरा। इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका हार्ट और जो लंग्स होते हैं ये भैया सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि फिर मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो ब्रेन है वो कपाल के 8 अस्थियों के नीचे सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो भैया ये आपको पता होना जरूरी है इस चीज का। तो ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने का काम करता है, तो ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने का काम करता है। तीसरा इसका कार्य हो गया। चौथा, जो खनिज तत्व है, इन खनिज तत्वों को भी स्टोर करके रखता है। कैल्शियम और फास्फोरस ये मिनरल्स ही तो है, ये मिनरल्स तो है, ये तो इनको स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसमें देखो कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा पांचवा, शरीर का ढांचा बनाने में सहयोग करता है। अस्थि या शरीर का ढांचा, शरीर का ढांचा बनाने में सहायक है, शरीर का ढांचा बनाने में सहायक है। तो ये सारे कार्य किसके हैं भैया? ये सारे कार्य किसके हैं? ये सारे कार्य आपके अस्थियों के हैं। बताओ बताओ, चीजें समझ में आई है या फिर नहीं आई? देखो रात के वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, 12:30 का टाइम हो रहा है। अब आपके लिए यार मेहनत चालू है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं, तो फिर बताओ गलती किसकी है? बताओ भैया। अस्थियों की संरचना, अस्थियों की संरचना समझ में आई या नहीं आई? देखो ध्यान से समझना। इस तरीके से आपकी अस्थि होती है, किनारों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं अस्थियों में, जिसे बोला जाता है छिद्रित हड्डी या फिर पोर्स बोन या फिर पोर बोन कहा जाता है। इसके पास रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा होता है, जो ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा का निर्माण करने का काम करती है। ठीक है, बीच में ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, खोखला वाला भाग, इसमें येलो बोन मेरो होता है। येलो बोन मेरो के पास एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक होता है, जो वसा, फैट या लिपिड्स को स्टोर करने का काम करता है। और ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है इस खोखले वाले भाग के और इसके बीच में, तो यहाँ पर होते हैं बोन टिश्यू यानी कि अस्थि ऊतक। ऊतक आप सभी को पता है कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। जब बहुत सारी कोशिका संरचना बनाती है तो टिश्यू बनता है, वहां पर ऊतक बनता है। 2 प्रकार की कोशिका होती है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट, जो यहाँ पर होती है कुछ इस तरीके से। और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जमा होता है। इन्हीं के आधार पर मैंने आपको काम बताया है। 2-3 कार्य तो ये मैंने आपको बताए हैं, ये तो 3 कार्य तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में ही समझाया है आपको। खनिज तत्वों का स्टोर, वसा का स्टोर और ब्लड का निर्माण। शरीर को ढांचा बनाने का काम करता है, आप सभी को पता है, हड्डियां। और दूसरा हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। तो सिंपल सी चीजें तो मैंने आपको बताई है, कोई अलग से थोड़ी ना बताया है भाई, कोई अलग से थोड़ी ना बताया है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है अब तक? जल्दी बता दो भैया, जल्दी बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दूं? ठीक है, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब देखो भैया, 2 चीजों के बारे में और देख लीजिए, एक लिगामेंट और एक टंडन, क्योंकि लिगामेंट और टंडन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल से हम आपको शरीर की 206 अस्थियां पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे भाई। कल से हम
आपको शरीर की 206 हड्डियां पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है लिगामेंट, जिसे स्नायु या फिर तंतु कहा जाता है, लिगामेंट, और एक होता है टंडन। जिसे कंडरा कहा जाता है। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टंडन। दोनों क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक लिगामेंट और एक टंडन। लिगामेंट क्या होता है और टंडन क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, मान लीजिए ये आपकी हड्डी है और हड्डी के ऊपर आपको पता है मांस चिपका हुआ रहता है, मसल्स होती है कि नहीं है, यानी कि मांसपेशी होती है। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू करता है। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है भैया, ये दोनों संयोजी उत्तक है, दोनों संयोजी उत्तक है। तो ये तो है आपकी बोन और ये है मसल्स। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है भैया टंडन। तो याद रखना, बोन को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है? बोन को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है? बोन को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है? ये टंडन करता है भैया, ये कंडरा करता है। आपकी जो बोन होती है, आपकी जो हड्डी होती है, इस हड्डी को मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है? टंडन करता है, कंडरा करता है। और लिगामेंट ये क्या काम करता है? तो ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। बस आपके एग्जाम में दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। जैसे कि मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक है, एक ये हड्डी है। अब दोनों हड्डी आपस में किसकी सहायता से जुड़ेगी? तो ये जुड़ती है भैया लिगामेंट की सहायता से। किसकी सहायता से? लिगामेंट की सहायता से, स्नायु या फिर तंतु की सहायता से। और हड्डी को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये करता है भैया टंडन। कौन करता है? टंडन करता है मेरे भाई। तो ये दो चीजें हैं, ये भी ध्यान रखना। दो चीजें हैं, ये भी ध्यान रखना। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, और टंडन जो होता है वो हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम करता है। तो आज यहीं तक रखते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात को ध्यान से समझना, देखो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आगे आने वाली जो एग्जाम्स है ना रेलवे के, जैसे कि ग्रुप डी की है, एनटीपीसी की है, आरपीएफ की है, तो ये सभी एग्जामों में देखो, मैं तो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ भैया, तो ये बायोलॉजी वाली बात नहीं है। आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, सारी चीज़ें पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी रहती है। तो इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना भैया, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो आप, और एग्जामिनर देखो कि किस जगह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, किस जगह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया है। भाई वही तो चीज़ देखोगे ना। अगर मान लीजिए मैं इसी चैप्टर की बात करता हूं, अगर इसी चैप्टर में क्वेश्चन जो उठाया गया है वो मान लीजिए टंडन और कंडरा से, टंडन और लिगामेंट से पूछा गया है, तो टंडन और लिगामेंट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो ना यार, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। जॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका मतलब यह है कि भैया ग्रुप डी में भी जॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हड्डियों से क्वेश्चन पूछा गया है तो हड्डियों के नाम पढ़ लीजिए भैया, हड्डियों के बारे में पढ़ लीजिए। अगर एंजाइमों से क्वेश्चन पूछे गए तो एंजाइमों के बारे में पढ़ लीजिए। अगर हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए तो हार्मोन के बारे में पढ़ लीजिए। अगर किडनी से क्वेश्चन पूछा गया तो किडनी के बारे में पढ़ लीजिए, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीज आपसे पूछी जाती है ना उसके बारे में पढ़ो। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीजों का अंत नहीं है,
आपके सामने पूरी बुक पड़ी है, एनसीईआरटी पढ़ लो भाई अगर पढ़ने का ही शौक है तो। बेरोजगारी से निकलना है ना भाई, बेरोजगारी से निकलना चाहते हो ना, तो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही पढ़ो मेरे भाई। मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बायोलॉजी के 311 क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में। 311 क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रखी है मैंने, तो मेरे भाई उनको देखो ना यार। यहां पर मैं आपके एग्जाम से पहले पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे चैप्टर, अरे भैया सभी चैप्टर को हम बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे यार, सारी चीजें सिखा दूंगा, सारी चीजें। ठीक है, तो उनको देख लेना मेरे भाई। आरआरबी टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको काम की चीज है बहुत ज्यादा। आरआरबी एलपी के क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर के, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं जो 2024 में पूछे गए। और टेलीग्राम चैनल पर रोज टेस्ट दिया करो मेरे भाई, क्योंकि 2024 में पूछे गए रेलवे और एसएससी के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने बायोलॉजी के, तो फायदा मिलेगा। ये मैं सोचना कि बायोलॉजी आती नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है भैया एक प्रकार का। इसमें आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। और मेरा ये पेड पहला बैच है, याद रखना। तो अगर छोटी मोटी वैसे गलती होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेहनत करता हूँ यार। अगर फिर भी हो जाती है तो माफ कर दिया करो और पूछ लिया करो अगर कोई डाउट है तो। वैसे यार पढ़ाते हुए काफ़ी दिन हो गए, गलती होने के चांस कम है, लेकिन फिर भी है तो इंसान ही, हो ही जाती है ना कभी कभी। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।